ನಡುವೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ್ ಮಾನೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಸಾತಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು. ಇವರು ಮೊದಲು 2018 ಇಸ್ವಿಯೊಳಗೆ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಗಾನಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಯುವಕರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಗಾನಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮೊದಲು. ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದೇ ಕಡೆ 60 ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ್ ಮಾನೆ ಸರ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಯೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. आप हिंदी में बात करेंगे ना? ಸೊ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹನುಮಂತ್ ಮಾನೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು. हिंदी में समझ में आएगा? देखो, मैं सिर्फ हिंदी, इंग्लिश या मराठी में बोल सकता हूँ. कर्नाटका में बहुत साल रहा हूँ मैं, 8-9 साल रहा, लेकिन मैं कन्नड़ सीख नहीं पाया क्योंकि मैं ऐसे माहौल में था. एक तो फौज में था. मैं मेरे अपनी बारे में थोड़ा बता देता हूँ. मैं इंडियन आर्मी में 28 साल सर्विस किया है. ये सर्विस करने के बाद मैंने सोचा था चलो अभी कैप बेल्ट खोल दिया है, अभी हम अपना जो पारंपरिक जो हमारा व्यवसाय होता है, खेती होता है. जैसे मैं किसान परिवार से हूँ, सातारा से, तो सोचा अपनी खेती कर लेता हूँ. तो मैंने 7 साल तक खेती किया. मैंने अपने फौज में जो भी पैसा मिला था वो सारा खेती में डाला था और तकरीबन 6 से 7 साल तक ऐसी खेती किया. एक एग्जाम्पलरी, मतलब अपनी खुद की भी किया, दूसरों की भी किया. कई लोगों को एम्प्लॉय किया, 20-25 लोगों को उनको परमानेंट काम दिया था. और एक केमिकल वाली खेती की थी. जो इस खेती में मैंने देखा बहुत सारे अप्स डाउन्स मैंने देखे और 6 साल के बाद मुझे स्विच ऑफ करना पड़ा. मैंने सोचा अभी ये खेती हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना अपना होगा, ना देश का होगा, ना किसी का होगा. इसलिए मैं एक बेसिक, मेरी बैकग्राउंड है एरोनॉटिकल साइड से, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर था. तो मैंने एक एरोस्पेस कंपनी में दोबारा जॉब किया 3 साल बेंगलोर में जाके. वहाँ पर मैंने इसलिए किया क्योंकि खेती का भूत जो मेरे दिमाग से निकलेगा नहीं, इसलिए ऐसा सोच करके. क्योंकि एक बार खेती करने लगता है आदमी तो चलो ये नहीं तो वो नहीं, वो तो हर 2-3 महीने में अलग अलग और इतनी सारी खेती करता है तो आदमी उधर ही उसका माइंड चला जाता है, इसमें फ़ायदा होगा, उसमें फ़ायदा होगा. ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों से आप लोग भी गुजरे हुए हैं और गुजर रहे हैं. ये जॉब करते वक्त मेरे एक मित्र थे, मिस्टर श्याम दातार, जो अभी नहीं रहे, कोरोना में उनका देहांत हो गया था. उन्होंने मुझे 2-3 बार कॉल किया था, अरे माने साहब आप आ रहे हैं तो हम राजीव भाई दीक्षित जी का काम करना चाहते हैं. क्योंकि हम तो उनसे बहुत प्रेरित थे शुरू से ही. तो उनकी प्रेरणा से हमने उनका काम बोलने के बाद मुझे क्लिक हो गया, चलो हम अच्छा काम कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं. दूसरे की नौकरी करना कोई फ़ायदा नहीं, 1.5 लाख पेमेंट लो, 3 लाख लो, कोई फ़ायदा नहीं. क्योंकि मुझे खुद को तो एक 55,000 पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की. मेरा मुलगा लड़का जो है IT में जॉब कर रहा है, वो 1.5 लाख कमा रहा है. लड़की की शादी हो गई, मुझे कोई समस्या नहीं थी ना. मुझे आराम से पहाड़ में भी जाके रहा एक साधु महात्मा की तरह, तभी भी कोई दिक्कत नहीं थी. मेरे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं फाइनेंशियल आ सकती थी. लेकिन एक राजीव भाई दीक्षित जी का नाम सुनने के बाद मैं फिर उनको इमीडिएट बोल दिया. मैं 1 महीने का उनको नोटिस दिया और मैं इमीडिएट वापस सातारा में आ गया. तो हमने ये 2017 की बात है. उस टाइम हमने सिर्फ पहले सोचा कि राजीव भाई दीक्षित ने किया क्या था, उसका स्टडी किया हमने 2-4 महीना. पूरे हिंदुस्तान में घूमे, उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट लाया था. उनके बारे में आपको अब इतना ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, बहुत टाइम लगेगा मुझे. लेकिन उन्होंने एक कंसेप्ट लाया था कि उसके बारे में मैं सुना था कि उन्होंने एक 900 पेजों का एक रिपोर्ट बनाया था. हमारे हिंदुस्तान में लोग इतने बीमार क्यों है. किसी ज़माने में हमारे यहाँ मुश्किल से 8 से 10% लोग बीमार हो सकते हैं, लेकिन अभी देखो हम तो 80% लोग बीमार हैं और 20% लोग सही है. तो ये 80% के पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि ये लोग, ये जो हमारा बदली हुई जीवन शैली या हमारा बदला हुआ लाइफस्टाइल जो 1960-70 के बाद शुरू हो गया, रिफाइन आना. रिफाइन क्या है? रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट. ये चीज़ें हमारे बचपन में, मतलब 60-65 के पीछे ये कोई कहीं शुगर फैक्ट्री थी नहीं. तेल की घानी थी हर जगह पर, लेकिन रिफाइनरी नहीं थी. लोग सारे अपने घानी से ही तेल लाते थे, अपने डिब्बे में लाते थे, उसी को ही खाते थे. नमक बोले तो वो समुद्र वाला नमक खाते थे, ये कोई रिफाइंड वाला नमक नहीं खाते थे.
एक बेसिक 3 चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ में बहुत ही इफेक्ट करती है। ये चीज़ हमने सोचा था, हमने सोचा चलो हम काम शुरुआत करते हैं, कैसे करें। तो हमने सोचा कि पहले हम तेल से शुरुआत करते हैं। तो हमने कई जगह पर घूमे, गुजरात में गए, महाराष्ट्र में भी देखा, तमिलनाडु में देखा, केरला में देखा, जहाँ जहाँ ये चीज़ें लोग अभी भी कर रहे, थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। तमिलनाडु में हमने देखा, कोयम्बतूर में गए, फिर तिरुनेलवेली गए, दिंडीगुल गए, वहाँ पर कई लोग ये कहानियाँ बनाते थे और वहाँ के लोग थोड़ा सा इसका तेल निकालते थे। लेकिन वो तेल जो हम ऑनलाइन बेचते थे, हमने आपने देखा होगा अमेजॉन पे या फिर कहीं एक 24 मंत्रा वाले हमने देखा था, उस टाइम ऑनलाइन बेचते थे, 500-600 रुपये लीटर बेचते थे, बहुत महंगा था। हमने सोचा इतना इसका कोई इतना कॉस्टिंग तो हो नहीं सकता, इतना नीचे आ सकता है ना, खुद खाया ना किसी को खाने दिया वाला काम हो गया वो। इस वजह से हमने 1-2 घानी लाया था। हमने शुरू में सिर्फ 300 स्क्वायर फीट की जगह ली थी सतारा में, महाबलेश्वर वाला रोड जो है पुणे बेंगलोर हाईवे पे, तो वहाँ पर हमें 300 फीट जगह लेकर के वहाँ पर 2 मशीन डाला। लेकिन हम मशीन हमारी से चली नहीं शुरू में 2-3 महीना में। कभी मोटर जल गई, कभी उसका शाफ्ट टूट गया, तो कभी लकड़ी फट गई, ऐसा कुछ चल रहा था। तो हमें जानकारी नहीं थी, इतना हमें ट्रेनिंग नहीं लिया था। तब हमने 2 लड़के हमारे कोयम्बतूर ट्रेनिंग के लिए भेजे। वहाँ पर ट्रेनिंग करके आने के बाद हमें पता लगा इसका थोड़ा सा एक अलाइनमेंट देखना है, उसके प्रेशर पॉइंट्स है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो हमारे तेल तो निकलने लगा। अभी ये 2018 की बात है, हमने 25 फरवरी 2018 में 2 मशीन डाला था। तो शुरू में हमारे तेल कोई लेता ही नहीं था। लोग आते थे, देखते थे कुछ है, कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे लोग, पता नहीं। हम 2-4 आदमी थे उधर। तो अगले 9 महीने तक हमने शुरू के 9 महीने में 300 लीटर तेल बेचा था, ध्यान रखना। इसलिए आप कोई भी इतना दुखी मत होना कि हम अभी शुरू किया, हमारा क्यों नहीं बेच रहे। तो ये इसका रीज़न क्या था, जो मैंने सीखा था कि खेती करते वक्त मैं सिर्फ प्रोडक्शन का काम करता था, मार्केटिंग नहीं करता था। सबको पता है किसान क्या करता है, जो भी पैदा हो अपना मार्केट में डालो, मार्केट में कितना पैसा मिलता है, नहीं मिलता है छोड़ दो, यही करते हैं ना हम लोग। तो यही मुझे एक नौकरी करके, किसानी करके बिजनेस करने के बाद पता लगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमने 99% मार्केटिंग करना है, 1% प्रोडक्शन डोंकी वर्क है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं कर सकता है। आप में से क्या आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे, आए होंगे मेरे पास। मैं जानता हूँ कर्नाटक से, मेरे पूरे भारत इंडिया से तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग अभी तक आके मिल के गए हैं हमारे से, जब से हमने शुरू किया था। और उससे ज़्यादा कई लोगों ने हमें कॉल करके जानकारी ली है। तो ये 2018 की बात मैं बता रहा था कि हमने शुरू के 9 महीने में सिर्फ 300 लीटर तेल बेचा था। लेकिन जब हमने अक्टूबर 2018 में एक उसका यूट्यूब चैनल, एक लड़का था लातूर का, वो मुझे बार बार कॉल कर रहा था, अरे आप साहब आपका मुझे एक यूट्यूब बनाना है। हमें कोई यूट्यूब मालूम नहीं था, मैं खुद देखता नहीं था। मैं बोला यार यूट्यूब क्या है, तुम खुद बना दो और अपना देख लो, मुझे क्या करना है, मुझे जानकारी नहीं। तो उसने वो दिन में आकर के पूरा शूटिंग वगैरह करके उसको वायरल कर दिया। एग्जैक्टली उस दिन के बाद इतना उसके ऊपर मतलब लोगों का हमें कॉलिंग आना शुरू हुआ कि उसने इस तरह से बनाया था, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना। मैं कोई चीज़ को चीज़ कितनी है उससे ज़्यादा दिखाना है या अच्छे तरीके से दिखाना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दिखाने के बाद अभी आज देखो, आज उस टाइम जो शुरुआत किया था हमने 2018 में, आज पूरे इंडिया में मेरा अपना कैलकुलेशन है कि हमने 60 लाख लोगों को कम से कम कन्वर्ट कराया है। जो ये लोग अभी रिफाइंड खा रहे हैं वो नहीं खाते, ये कच्ची घानी का तेल ही खाते हैं, गुड़ ही खाते हैं, नमक भी सिर्फ सेंधा नमक ही खाते हैं या फिर समुद्र वाला खाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ध्यान रखना, एक टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में हम जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उसको उसका इस्तेमाल भी करने आना चाहिए। तो ये कैसा फ़र्क पड़ा, तो इस तरह से करने से भी हो सकता है। हम खुद सिर्फ वो नहीं किया, हमने सिर्फ स्वार्थ नहीं दिखाया। हम ये भी कर सकते थे कि हमें अभी पता लगा हमें लोग हमारे पास बहुत आ रहे हैं, तो हम खुद अपनी मशीनें डाल करके सिर्फ अपना खुद तेल बेचना शुरू कर देते। ऐसा नहीं किया हमने लोगों को आह्वान किया, वहाँ के लोगों को, नज़दीकी जितने लोग थे उनको बताया कि आप हमारे से फ्रेंचाइजी ले लो, आप अपना प्रोडक्शन कर लो और हमें दे दो, हम उसको सेल कर सकते हैं, जिससे आप भी 4 लोगों को काम दे सकते हैं, खुद भी काम कर सकते हैं और हम भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमने अगले 2 साल में हमने पता किया कि इस चीज़ों से हमें थोड़ा नुकसान हो गया, लोगों का नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों को फिर हमने आलसी बना दिया। उनको क्या बताया कि आप लोग प्रोडक्शन करो, मतलब जो हम कर रहे थे गलत काम कर रहे थे और सिर्फ प्रोडक्शन में ध्यान देना, उन्होंने मार्केटिंग में ध्यान नहीं दिया। तो हमने 1 साल, किसी को 2 साल तक काम दिया, उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर सकते ना, सिर्फ आप ही करो करके, हमें तो सब लोगों को पहुंचाना था। तो ये चीज़ हमने बंद कर दी। उसमें कुछ लोग फेल जरूर हुए, 8 से 10% लोग फेल हो गए कि जिन्होंने उनको सिर्फ मेहनत करना आता था, बाकी बेचना नहीं आता था। इसलिए हमने दोबारा जब शुरुआत की,
आज की डेट में तकरीबन महाराष्ट्र में हमने 450 लोगों को ये कहानी दी है, महाराष्ट्र के बाहर 250 लोगों को कहानियाँ भी दी है और उनको ये व्यवसाय के बारे में जानकारी दी है, उसका बैठा करके 1.5 घंटा लेक्चर दे करके समझा दिया बिजनेस कैसा करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लेना है। इसमें से थोड़े से 2-4 पॉइंट मैं बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं होगा अपने पास, तो मैं एक चीज़ें बता देता हूँ। लोगों के पास जाना है, कैसे जाना है। हमने क्या बताया आपको कि हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी है। लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से हमें क्या डिसीज हो गए, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, अल्सर, पैरालिसिस, ऐसी 147 बीमारियाँ बढ़ गई। और उसकी वजह से हम लोगों का जो बजट है खुद का इंडिविजुअल का 1/3 बजट हम बीमारी के लिए खर्चा करते हैं, डॉक्टर के पास या फिर मेडिसिन लाने के लिए। तो ये चीज़ राजीव भाई दीक्षित ने बताई है, सिर्फ ये 3 चीज़ें चेंज करो और बाकी चीज़ आप धीरे धीरे करो। आपने राजीव भाई दीक्षित ने सिर्फ पूरा कंप्लीट तेल के बारे में नहीं बताया, उन्होंने बताया पूरा कंसेप्ट दिया, हम कंसेप्ट समझा। आप मिट्टी के बर्तन यूज़ करो, मिट्टी के बर्तन में आप खाना बनाते हैं तो 100% न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। लोहे के बर्तन में बताते हैं 97 रहते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाओगे तो 3% रहते हैं सिर्फ। तो इतना लॉस है उसके अंदर। तो उन्होंने एक कंसेप्ट का पार्ट है, आप बर्तन बदलो अपने, ये तेल बदलो, चीनी बदलो, नमक बदलो, कॉस्मेटिक्स भी बदलो। आप अपने जो साबुन या तेल पाउडर जो भी बनाते हैं वो सारे के सारे केमिकल फ्री होनी चाहिए, जिसके अंदर हमें कुछ किसी भी टाइप का केमिकल यूज़ नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी पूरी बीमारियाँ जो आती होती है उसका वजह ये की है हम जो केमिकल यूज़ करते हैं उसी का। हर क्षेत्र से हम केमिकल हटा दो। गौशाला के प्रोडक्ट यूज़ करो, उसमें कितने ये बताए, घी के अलावा कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट, हजारों प्रोडक्ट है, अभी स्वामी जी बता सकते हैं आपको, कि उसके ऊपर भी हम यूज़ करने से हमारा एक लाइफ ऐसे ही सुंदर बन सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर जाना है। दूसरी बात, लोगों के पास जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, मतलब मार्केटिंग करते क्या करते हैं, लोगों को समझा देते हैं। आप ये कभी मत समझना कि लोग हमारे से ही क्यों सुनेंगे, मैंने इतना बार बताया कोई सुनता नहीं, वो उसको बार समझता नहीं, ये आपको कंप्लेंट होगी ना, हमने तो इतना लोगों को बताया, अच्छा अच्छा बताते हैं, कोई सुनता नहीं। तो मार्केटिंग का यही होता है, आप 10 लोगों को बताओगे ना तो 3 ही लोग सुनेंगे, 3 में से सिर्फ 1 ही फॉलो करेगा। तो इतना फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, आपने उसने क्यों नहीं किया उसकी प्रॉब्लम है, अब आप अपनी सॉल्व करो। आप एक आदमी जिसने सुना है ना, वो दैट्स इंपॉर्टेंट, वही आपका काम करेगा आगे जा करके। तो इस तरह से आगे बढ़ना है। दूसरी बात, तेल के बारे में बताना है, सही बताना है, हमने कोई गलत चीज़ बताना नहीं ना। लोग गलत चीज़ बताते हैं। सौरभ गांगुली क्या बोल रहा है, ये भाई फॉर्च्यून का तेल है, ट्रिपल रिफाइंड है, वो खा लो, टीवी में बता रहा है, उसको खुद को अटैक आया। हम समझ रहे हैं ना इस बात को कि वो गलत चीज़ को भी अच्छी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, हम सही चीज़ को कर नहीं पा रहे। हम ठोक के बता सकते हैं ना, भाई यही तेल अच्छा है, क्यों अच्छा है। अभी रिफाइंड तेल कितना टाइप का होता है, एक डालडा होता है, कोई खाता नहीं उसको, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्या होता है। दूसरा है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल बनता कैसा है, उसके अंदर 40% कम से कम पाम ऑयल डालना है, उसके अंदर क्रूड ऑयल डालना है। पेट्रोल डीजल निकालने के बाद जो रहता है वो सारा का सारा गाल उधर ही जाता है। उसके बाद कुछ एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, सोयाबीन जैसी वनस्पति जिसका एक्चुअली एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी नहीं हजम कर सकती, जो हम सुअर के लिए बनाई हुई वनस्पति है यूरोपियन कंट्री की, उसको हम ला करके वो लोगों को बोलते, पहली बात तो सोयाबीन का तेल निकलता है क्या, 8% 10% निकलता है। अभी 60-70 रुपये केजी सोयाबीन लाओगे और उसका ये 8-10% निकालोगे तो उसका तेल जाएगा 1000-1200 रुपये में, और लेकिन आप खरीद रहे 100 रुपये में, तो हम अगेन कुछ गलत कर रहे हैं। तो इन सारी गलत चीज़ों को मिला करके उसको प्रोसेस किया जाता है। ये रिफाइंड का प्रोसेस मालूम है सबको, उसको डी गमिंग करना, डी कलरेशन करना, डी ऑर्डरेशन करना, ट्रांसपेरेंट बनाना, एक प्रोसेस होता है। हर प्रोसेस में उसको 300 डिग्री तक उबाला जाता है। सिर्फ उबालने से कुछ होगा क्या, उसके अंदर फिर कुछ केमिकल डाले जाते हैं। जैसे डी गमिंग करना है तो क्या, हेक्सेन डालोबल, हेक्सेन एक केमिकल प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो केरोसिन फैमिली का, जो उसको डालने से उसका चिकनापन हटा देगा। डी गमिंग करना मतलब 40 टन की बैच है, अभी उसके अंदर 4 टन हेक्सेन डालो तो उसका चिकनापन हट गया। अभी क्या बोलेगा, अभी इसके अंदर 3 टन ब्लीचिंग पाउडर डालो तो उसका कलर जाएगा। मतलब इस तरह से 11 केमिकल डालते हैं तब उसका क्या बनता है, रिफाइंड बन गया। डबल सिंगल रिफाइंड, 22 डालोगे डबल रिफाइंड, 33 डालो तो ट्रिपल रिफाइंड। तो रिफाइंड की डेफिनेशन राजीव भाई दीक्षित जी ने बताई थी, वो ऐसी है, जितने ज़्यादा केमिकल डालो उतना ज़्यादा रिफाइंड, जितना ज़्यादा केमिकल डालो उसमें कुछ बचेगा तो है नहीं, वैसे भी कुछ नहीं बचता। तब हमें ये रिफाइंड का होता है, उसी तेल के अंदर होता है। ये तेल खाने से LDL बढ़ता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपके बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो बढ़ता है, वो हर बीमारी का रीज़न बनता है। ये 2 तेल हो गए। अभी तीसरा होता है एक अपना जो इसका एक्सपेलर का तेल, या फिर एक नहीं है दूसरा एक आता है हमारा
एक ऑयल आता है अपना जो फिल्टर्ड ऑयल समझ के हमने बेचते हैं। देखो कई लोग आता है गुजरात से आता है, कई जगह से बनाते, मिनी ऑयल मिल्स होते हैं। फिल्टर्ड ऑयल में भी मैंने गुजरात में गया था, वहाँ 10-10 दिन रहा मैं, कई रिफाइनरी देखा था, उनकी रिफाइनरी नहीं, उनकी जो ऑयल मिल्स होती है उनको देखा था। उसके अंदर वो तेल बनाते हैं, उनको पूछा भाई ये डिब्बा कितने का है, तो उन्होंने बताया था मुझे 1800 रुपये का है। ये 3 साल पहले की बात है, मूँगफली का 15 लीटर का। मैं बोला साहब कुछ कम होगा क्या रेट, तो बोला कि आप 800 रुपये तक दे सकते हैं। बोला कैसे, उतना हम उसके अंदर पाम ऑयल मिलाएंगे। फिल्टर्ड ऑयल जो नाम हमारे पास आता है उसके अंदर वो पाम ऑयल या कोई चीज़ और कॉटन सीड ऑयल वगैरह मिला करके ही देते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। हाँ, वेजिटेबल ऑयल मतलब उसके अंदर क्या होता है वो मिक्स किया जाता है, आपको ओरिजिनल तेल नहीं जाएगा। लेकिन अभी चौथा ऑयल है हमारे पास जिसको एक्सपेलर का या लोहे के घानी का ऑयल बोलते हैं। एक्सपेलर का या लोहे के घानी का, लोहे के घानी का। आपके तेल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। कोई भी तेल निकालते वक्त उसको हाई टेम्परेचर में मेटल कांटेक्ट में आ गया तो ऑयल के सेल के पॉलीमर्स ब्रेक होते हैं, उसके अंदर के जो न्यूट्रिशन मिनरल्स है वो कम हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर में मेटल कांटेक्ट हुआ तो हम लकड़ी की घानी या लोहे अपना पत्थर की घानी का क्यों इस्तेमाल करते हैं, उधर ना ही टेम्परेचर होता है ना ही मेटल कांटेक्ट होता है, इस वजह से उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स 100% रहते हैं। अभी आप डिफरेंसेस पता करते आ जाओ, हमें सब टॉप क्वालिटी में कौन सा जाता है, हम ये पत्थर या फिर लकड़ी की घानी से जो बनाते हैं उस तेल में क्या होता है, उस तेल में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं कई सारे। उस तेल में होता क्या, और HDL बनता है, वो खाने से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल हमें बॉडी में बनते हैं कि जो हमारे ब्लॉकेजेस नहीं होने देंगे, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा उसके अंदर कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये हाई क्वालिटी के लॉन्ग चेन एमिनो एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर जैसी बीमारी को होने नहीं देते। कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हम लोगों के पास जाएंगे तो कोई सही फैक्ट्स लेके जाएंगे या प्रैक्टिकली जाएंगे। आप ये तेल कोई भी खाता है ना 3 महीने तक, मैंने देखा है उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके अंदर एक उत्साह आता है, वो एनर्जेटिक रहता है, आलसी नहीं बनता। दूसरी बात उसके अंदर बॉडी के अंदर उसको जो कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं। तो ये सिर्फ तेल की वजह से इतना होता है तो बाकी चीज़ों से कितना होगा। जब हम अभी बिजनेस करने ही जा रहे हैं तो हमें सिर्फ तेल क्यों बेचना है, हमने ये राजीव भाई दीक्षित जी ने दिया है वो कंसेप्ट पूरा लेके जाने गया, तब उसका फ़ायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, हमारे समाज को फायदा होगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना है। अभी दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि ये तेल हमें अफोर्ड नहीं होता वगैरह, समझ बोलते हैं ना कि हमें इतना महंगा है कैसे होगा। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था, मैंने खुद ही देखो पिछले 6-7 साल से मैं ये तेल खा रहा हूँ। उसके पहले वही मिलिट्री कैंटीन का तेल खाता था, कौन सा रिफाइंड वाला ही, तो मुझे 5 लीटर लगता था। मेरी उतनी फैमिली मुझे 3 लीटर लगता है। कम लग रहा है, क्यों कम लग रहा है, 3:5 इतना रेशो है क्योंकि ये हाई डेंसिटी गाढ़ा तेल है। आपने देखा होगा, इसको गर्म करेंगे तो और ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दूसरी बात लो एब्सॉर्प्शन, उस अन्न पदार्थ के अंदर एक कम जाता है। आप उसके अंदर पकौड़े तलोगे, इस दोनों तेलों में पकौड़े तलोगे, आपको पता लग जाएगा इसमें ज़्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो अंदर नहीं घुसता, रिफाइन अंदर घुस जाता है। तो ये समझाने की बात हो गई कि ये तेल आप 180 से खा रहे हैं 5 लीटर तो 900 रुपये लग रहे, लेकिन ये तेल आप कितने से बेचते हैं, आप 250 से बेचते, समझो 250 या 300 रुपये बेचते, 300 रुपये बेचते तभी 900 रुपये लगता है इसका। इसको 5 लीटर में 900 लग रहा है, इसको 3 लीटर में 900 लग रहा है। खाने में उतना पैसा तो कोई ज़्यादा नहीं गया। लेकिन अभी ये बात समझाओगे किसको, आप झोपड़पट्टी में जाके समझाओगे किसी को, वो सुनेगा आपकी, वो बोलेगा यार मालूम है कि तुम मुझे बात समझा। तो हमें ये थोड़ा सा क्लास चाहिए, एकदम अपर क्लास में जाके फायदा है क्या, वो बोलेगा हम ये एरोप्लेन से मंगाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं। हमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में इन चीज़ों को लेके जाना है, जो जहाँ पर कैसे है थोड़ा अवेयरनेस है लोगों को। अभी इस कोरोना के बाद तो और अवेयरनेस आया है, उन लोगों को पता है इसका फ़ायदा है। इसके अंदर भी थोड़ा क्लास और चेंज कर लेना, जिसके जो गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, जिम में जाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस है ना, जो लोग और योगा करते हैं, बाबा रामदेव का प्राणायाम करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, तो उन लोगों को ये पता लगेगा तो करेंगे। ज़्यादा कुछ आध्यात्मिक लोग होते हैं जो सात्विक खाने में ज़्यादा जो भर देते हैं, तो इन लोगों के पास जाना है हमने। तो इसके लिए आप कैंपेन चलना चाहिए, स्टॉल लगाना चाहिए, पम्पलेट बांटने चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। जिस तरह से आप आज आए हुए हैं, बहुत बड़ी बात है
मडिकर साहब ने मेहनत किया है। स्वामी जी खुद आए हुए हैं, तो मैं उनको पहले से जानता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अपने नीचे लेवल के लेकर के हर लेवल तक उनका ध्यान रहता है। हर चीज़ के प्रॉब्लम के सोल्यूशन उनके पास है, वो खुद प्रैक्टिकली भी करते हैं। कि उनके बारे में मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब जानते हैं आप लोग। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम करना, लोगों को चाय पे बुला दो, उनको जानकारी दे दो, हर 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करो। आप सिर्फ कहानी डाल करके बैठो मत, लोगों के पीछे पड़ जाओ। उसमें जो आना है अपने पाएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा। सही चीज़ है ना ये खाने से नुकसान तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में, फ़ायदा ही होगा। हमें थोड़ा सा इसके रेट में, क्वालिटी में और इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। हम हायर रेट से भी दे नहीं सकते, लोअर रेट में नहीं आ सकते। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा उस क्लास में जाएगा, वहाँ पर देखो ग्लास की बॉटल में हम डाल के दिया, हमने देखा 550 रुपये लीटर बेच सकते हैं। लेकिन मैं नीचे आऊँगा तो मुझे मालूम है कि मैं 260 या 270 के नीचे आ नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे फिर इसका रीज़न जड़ में जाना पड़ेगा कि मुझे रॉ मटेरियल जो है थोड़ा सा सस्ता, उधर 2, 3, 4 रुपये कम पड़ सकता है क्या? कैसे पड़ सकता है? आप कंबाइनली कोशिश कर रहे हैं, समझ लो। आप एक कंबाइनली, जैसे आपके पास नज़दीक है करनूल, मैं 7 बार गया उधर, वहाँ डेली कम से कम 10 ट्रक मूँगफली बनती आती है मार्केट में, खरीदो उधर से। उधर अभी भी 55-60 रुपये मूँगफली है। आप बल्क में खरीदो, एक इधर से लगा दो, वहाँ पर उसको डिकॉर्डिकेट करो, सॉर्टिंग करो और यूज़ करो। 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये बच गए तो कमाई तो उतनी है ना। दूसरी बात इसके ऐसे है कि हमने उसके ऊपर काम किया, जो केक बनता है, क्यों हमारी मूंगफली अच्छी रहती है तो उसका तेल अच्छा निकलता है, तो केक भी अच्छा ही है ना। ये केक इंसान ने खाना चाहिए। हम तो अभी तक क्या करते थे, जानवरों को खिला दो, फिर या तो फिर खेत में डालो, या उस तरह से कर रहे थे। तो इंसान खा सकता है, क्योंकि उसमें 54% प्रोटीन्स है। इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। आपने अमेजोन में देखो, तिल का आटा 1100 रुपये केजी। तिल का आटा क्या होता है? तिल का तेल निकलने के बाद जो केक निकला है, उस केक को पाउडर बना दो, आधा आटा, उस आटे को 1100 रुपये बेच सकते हैं। तो हम क्यों नहीं, हम बेचना भी नहीं चाहिए, खाना भी चाहिए, लोगों को देना भी चाहिए। उसके ऊपर काम करें। पुणे में एक कंपनी है जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ अभी, उन्होंने मेरे से सैंपल कई बार लिए हुए, और वो इसके ऊपर काम करे। बोले 3500 रुपये का प्रोटीन का डिब्बा क्यों खरीदना है हमने, फिर हमें ये जो 100 रुपये में इतना मिल जाएगा, तो 3500 का क्यों लेना है। तो उसके ऊपर भी काम करना चाहिए हम लोगों ने मिल करके, जबकि कुछ साइंटिस्ट वगैरह है, तो वो काम कर सकते हैं ना। क्योंकि हम कोई गुजरात में जैसे बल्क में मूंगफली क्रश करते हैं, जैसी भी हो, तो ऐसे हम नहीं करते ना। हम सॉर्टेड रहते हैं। हम जितने भी लकड़ी खाने वाले काम करते हैं, वो सबके पास अच्छे क्वालिटी की मूंगफली यूज़ करते हैं हम। तो उस मूंगफली में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका निकले हुए केक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका प्रोटीन सेपरेट करो, नहीं तो डायरेक्ट पाउडर बना करके उसके कुछ कॉम्बिनेशन बना दो। आपको ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पूरे भारत में घुमा हूँ। मैं रुड़की में हरिद्वार के पास एक कहानी दी थी, उस बंदे को मिलने के लिए गया था। वो मुझे बार बार फ़ोन करा, सर मेरा तेल नहीं बिक रहा है, इतना बोल रहे आप तो। मैं गया उसके पास, मैं बोला फैक्ट देखना पड़ेगा। मैं देखा था गंदी सी नाली के ऊपर उसने दुकान डाल रखी थी, पानी की बोतल में तेल भर के रखा था, इस तरह से बेच रहा था। मैं बोला तो कौन लेगा, क्यों लेगा? तुम कितना भी अच्छा है, लेकिन सही तरीके से बेचना नहीं आ रहा है तुम्हें। दूसरी बात, एक लड़का इलाहाबाद में, इसमें प्रयागराज में, वहाँ पर है, वो लड़का मेरे से बादाम का केक लेता है, क्योंकि मेरे को तकरीबन 500 केजी केक निकलता है हर महीने का। वो केक लेके जाता है। उस केक को उसने प्रोसेस किया, उसको घी में फ्राई किया, उसके अंदर गुड़ डाला क्या और मिक्स किया, और उसका पाक बना करके 800 रुपये केजी बेचने लगा। मतलब इस तरह से काम किया जा सकता है। ये हमारा प्रॉफिट किस में है, इस केक में है, इतना ध्यान रखना। उस केक को हम सही तरीके से बेच सकते हैं तो 100% हम काम कर सकते हैं। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। आपने मुझे यहाँ पर इतना प्यार से बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद स्वामी जी। अभी आप प्रेजेंटली आपका प्रोडक्ट कैसा मार्केटिंग कर रहे हैं? तो हाँ, अच्छा ठीक है। क्या हम ही देखो, अभी हमने क्या बताया था, मैंने 300 केजी 9 महीने में बेचा था। आज हम तकरीबन 50 टन पर मंथ बेचते हैं, जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट है हमारा यूके, यूएसए, जर्मनी और यूएई मध्ये मसाला किंग धनंजय दातारवाला, उनके पास हमारा सबसे ज़्यादा है। और जो अभी प्रसाद कुलकर्णी है पंडित फूड के, उनके थ्रू हम इन 3 देशों में बेचते हैं। हमारे 350 से ज़्यादा डीलर्स है। हमारे खुद के 8 आउटलेट है। हमारे आउटलेट आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं तो ऑनलाइन देख सकते हैं आप।
ऑर्गेत्मा के, जिसके अंदर हम हमारे कंसेप्ट है, हमने उसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्वालिटी की जगह रही क्वालिटी की तरह ही देना है और पूरा कंसेप्ट बेचना है, सिर्फ तेल नहीं बेचना। हमारे पास सारे 9 कैटेगरी में आइटम्स मिलेंगे। राजीव भाई दीक्षित जी की बताई हुई सारी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हैं, उनका बहुत उनसे प्रेरणा मिलती है। इस तरह से इतना ज़्यादा किया जा सकता है, सिर्फ हम नहीं, अभी हमारे से जितने ट्रेनिंग ले उसमें से देखा है हमारे साथ कई लोग उस लेवल पर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे, कर्नाटका में भी कर रहे। आप में से कई लोग हमारे पास आए, घानी भी हमने भी दिए, उनको भी दिए हैं, उनको भी हमने यही चीज़ें समझाई थी कि अपना स्टैंडर्ड को डाउन मत करना, आपको पैसा तभी मिलेगा। और शुरू के जिस दिन घानी डाला उस दिन पैसे के बारे में बात मत सोचना, कम से कम 9 महीने तो देने ही पड़ेगी आपको, और उसके लिए कुछ एडवर्टाइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए खर्चा करना ही पड़ेगा। तब आपने जाके 1 साल के बाद फिर सोचो, हाँ वाह 1 साल बाद आप खड़े हो सकते हैं, तब आप दौड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बोलिए। शांत आता हम अभी एक गाने का जो तेल निकालते हैं ना सर, अभी हम पैकिंग करने के लिए ग्लास का यूज करना चाहिए और प्लास्टिक का ही, क्योंकि प्लास्टिक का यूज किया तो हम राजू भाई दीक्षित जी का जी हाँ, इसके ऊपर हमने भी काम किया, बहुत हमने कोशिश भी की। हमने ग्लास बॉटल भी दिया था, हमने न्यूजीलैंड के एक ऑर्डर दिया था, कंप्लीट ग्लास बॉटल दिया था 10,000। लेकिन अभी आज की डेट में इसके ऊपर अल्टरनेटिव नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ फूड ग्रेड का प्लास्टिक हो, क्योंकि प्लास्टिक को मैं क्या करूं, मैं मिट्टी के बर्तन में दूं या ग्लास में दूं, मेरे अफोर्ड नहीं ना, मैं पोस्ट भेज नहीं सकता, इमीडिएट टूट जाएगा। 20% लॉस हो गया हमारे शुरू के 4 महीने में, हमने जैसे चेंज किया। तब अभी इसके ऊपर कोशिश हो रही है। अभी एक हमारे मित्र है, हमारे से जुड़े हुए, निजामाबाद के है, शिवराज पाटिल करके, उन्होंने जर्मनी से कोई एक टेक्नोलॉजी का प्लानिंग किया है कि जो बैग होगा वो बिल्कुल डिग्रेडेबल होगा और प्लास्टिक ही होगा, लेकिन प्लास्टिक वो नहीं, प्लास्टिक की जो डिग्रेडेबल नहीं है, फूड ग्रेड, हाँ डिग्रेडेबल है और फूड ग्रेड है वो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। आपकी बात सही है, इसके ऊपर आपसे पहले हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सोचना है कि इसका अल्टरनेटिव आज की डेट में नहीं। क्योंकि वो कस्टमर आता है, हम दे दो ना उसको, अभी स्टील के बर्तन भी दे दो हमें। अभी हम ये प्लानिंग ला रहे हैं, अभी सबको स्टील के डिब्बे दे सकते हैं क्या? देखो, हमें स्टील का डिब्बा दे दो, ग्लास का दे दो, आपके घर से आ रहा है तो ग्लास में दे सकते हैं, लेकिन हम प्लास्टिक को टोटली अवॉइड नहीं कर सकते आज की डेट में, तो पॉसिबल नहीं। और किसी का क्वेश्चन? आपका नाम और हाँ, मेरा नाम है हनुमंत माने। फोन नंबर मेरा फ़ोन नंबर है 5x8 88 88 8 5x8 नहीं 8888 81 3683 13683 लास्ट वाला नंबर 5x8 13683। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है यार, मत ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ ಸರ್। ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1683 8888 813683 श्री हनुमंत माने, सातारा। श्री हनुमंत माने 8888 813683 ಆರ್ಗಾತ್ಮ ಆರ್ಟ್ಸ್। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ್ ಮಾನೆ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಮೊದಲನೆಯ 3 ತಿಂಗಳು ಬರೀ ಅವರು 9 ತಿಂಗಳು ಬರೀ 300 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50 ಟನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೊಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಅಂತಂದರೆ 99% ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, 1% ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು 450ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 250ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊರಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಸಾವಯವವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋಶಾಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ಜನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು 5-6 ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ.